हेलो स्टूडेंट, एएस पीसीएम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12th वालों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा आपका विलयन की सांद्रता। विलयन जो है, विलेय और विलायक, ये पिछली वीडियो में जो है अच्छी तरीके से समझा दिए गए हैं। जिस बच्चे को इसमें डाउट हो वो पीछे वाली वीडियो में जाके देख सकता है। ठीक है, आज हम समझने वाले हैं विलयन की सांद्रता। अब ये विलयन की सांद्रता होता क्या है, यानी क्या है सांद्रता। सांद्रता माने होता है मात्रा। ठीक है, अब ये विलयन की सांद्रता फिर क्या होगा, तो विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है, विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है उसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई प्रति एकांक आयतन में यानी विलयन के प्रति एकांक आयतन में विलेय की मात्रा, ध्यान सुनना, विलयन के प्रति एकांक आयतन में विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, आप अगर एग्जाम्पल से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। प्रति एकांक आयतन यानी कि जो भी आपको लेना है, आयतन जो लेना है, वॉल्यूम लेना है, वो कोई एकांक लेना है। तो मान लिया जैसे हमारे पास जो है एक बीकर है जिसमें आपका पानी है। ठीक है, अब जो पानी जो है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलायक। ठीक है, अब इसमें जो है जो हम चीनी डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे, चीनी, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी विलेय। क्या हो जाएगी, विलेय। और जब बनेगा ये जो, अब इसमें बनेगा क्या, इसमें जो बनेगा वो बनेगा आपका शरबत। सीधी सी बात है कि भाई चीनी और पानी को मिला के शरबत बनता है, तो शरबत जो मिश्रण होके बना है वो कहलाएगा आपका विलयन। क्या कहलाएगा, विलयन। ठीक है, क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। अब यही हम समझाना चाहते हैं कि भाई विलयन में, एकांक विलयन में, तो मान लिया हमने जैसे 1 लीटर पानी मान लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, क्या मान लिया, 1 लीटर पानी मान लिया। तो 1 लीटर पानी में शरबत बनाने के लिए, 1 लीटर पानी में शरबत बनाने के लिए कितनी चीनी डाली जाए, यानी कोई ना कोई मात्रा होगी, सही मात्रा, वही क्या कहलाएगी, वही मात्रा जो है वो आपकी विलयन की सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, या हमने बताया उसी तरीके से आप समझ लो कि भाई ये आपका तरीका बढ़िया है कि भाई यदि हम शरबत बनाएंगे तो शरबत में चीनी जो है कितनी डाली जाए, उसकी कोई ना कोई मात्रा होगी, वही क्या कहलाएगी, विलयन की सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, तो आपका हो गया प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाएगी, विलयन की सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, यानी कोई ना कोई क्वांटिटी आपको बताई जाए कि भैया कितना इसमें जो है शरबत बनाने के लिए आपको कितना चीनी डालना है, न ज़्यादा न कम, यानी कोई ना कोई आपका फिक्स होगा, वही क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। ठीक है, अब जब विलयन की सांद्रता जो है वो 2 भागों में बांटी गई है, तो विलयन की सांद्रता क्या होता है वो समझेंगे। सांद्रता जो है वो 2 तरीके से, एक तो आपका हो जाता है रासायनिक और एक हो जाता है भौतिक। एक हो जाएगा आपका भौतिक। एक रासायनिक हो जाएगी आपकी, एक क्या हो जाएगी, भौतिक विधि हो जाएगी। तो एक रासायनिक विधि और एक हो जाएगा आपका विधि। यहां तक आया, एक रासायनिक विधि और एक भौतिक विधि। अब आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है रासायनिक विधि। ठीक है, भौतिक विधि जो है वो बहुत कम आती है, तो भैया सबसे ज़्यादा बहुत ही कम आती है, कभी कभी, मतलब अभी तक तो नहीं आया है 2-3 सालों में। तो रासायनिक विधि जो है वो आपका ज़्यादा पूछा जाता है। अब रासायनिक विधि, भौतिक विधि होती क्या है वो हम समझेंगे। तब रासायनिक विधि की अगर बात की जाए तो हो जाता है आपका मोल अंश, मोललता। ठीक है, मोलरता, क्या हो जाएगा, मोलरता हो जाएगा। नार्मलता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका फार्मलता, क्या हो जाएगा, फार्मलता हो जाएगा। तो मोल अंश हो गया, मोललता हो गई, मोलरता हो गया, और नार्मलता हो गया, मोल हो गया और फार्मलता हो गया। तो ये जो है, अब हम भौतिक विधि की बात करें तो भौतिक विधि में क्या क्या हो जाता है आपका, जैसे भार प्रतिशत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भार प्रतिशत,
भार प्रतिशत हो जाएगा, एक हो जाएगा आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, एक हो जाएगा भार प्रति आयतन प्रतिशत, आयतन परसेंट, ठीक है। एक हो जाएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब आपका ये भौतिक विधि जो है वो बहुत कम पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है वो रासायनिक विधि से आपका पूछा जाता है। रासायनिक विधि में हमको पढ़ना क्या है आज वो हम देखते हैं। हमको पढ़ना है मोलरता पढ़ना है और हमको मोल पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें हमको क्लियर करनी है आज की वीडियो में, तो सही बच्चे इसको नोट कर लें, जल्दी से इसको रफ करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं आपका मोलरता है और नॉर्मल जो आपका मोल है, इन चीज़ों को हम आगे कराते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लो, इसको रफ कर दें। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब मोल समझते हैं, मोल क्या है, ठीक है। तो मोल क्या है वो हम समझेंगे। मोल, ठीक है, मोल क्या है इसको समझते हैं। तो मोल क्या है, तो भार और अणुभार के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसकी परिभाषा याद करने के लिए इसका हम सूत्र लिख लेते हैं, उसी से हम परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है। तो मोल क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र जो है मोल का जो सूत्र है वो क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार, ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा में भार और अणुभार के अनुपात को क्या करेंगे, भार और अणुभार के अनुपात को क्या कहेंगे, हम मोल कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे भार तथा अणुभार, भार तथा अणुभार, भार तथा अणुभार का जो अनुपात है, भार और अणुभार का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, मोल कहलाता है, या मोल कहलाता है। भार तथा अणुभार का अनुपात मोल कहलाता है, क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। समझना है अच्छे से, ठीक है। आपको क्या करना है, सूत्र याद करना है और सूत्र से ही आप परिभाषा लिख दोगे। सूत्र आपको याद करना है, मोल का सूत्र क्या होता है, भार बटे अणुभार। अब जब इसका भार बटे अणुभार है, बटे को हम क्या करेंगे, जब भी अगर आपका आगे भी जैसे हम कराएंगे तो आपको क्या करना है, जो भी परिभाषा में इस तरीके से आपको दिया हो कुछ बटा कुछ, तो क्या करना है आपको, जितना ऊपर है, जैसे भार है और ये अणुभार है और ये जो है इसको आपको अनुपात पढ़ना है, बटे को क्या पढ़ना है, अनुपात। तो भार और अणुभार का जो रेशियो तो है ये अनुपात जो है वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा मोल कहलाएगा। अब मोल को हम क्या करते हैं, मोल को एन से लिखते हैं, मोल को एन से प्रदर्शित करते हैं, मोल को एन से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, मोल को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से। अब भाई इसका ऐसे, अब भार को किससे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर अणुभार को किससे करेंगे, तो भार को जो है वो आपको एम से, भार को किससे, भार जो है उसको डब्ल्यू से, भार को किससे, डब्ल्यू से, और अणुभार को किससे, तो अणुभार को हम करेंगे यहाँ एम से, स्मॉल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये कैसे स्मॉल है। तब अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर तो ऐसे भी लिखा होता है भाई, ऐसे आप लिखना चाहो सूत्र को, n बराबर W/n, इस तरीके से आप इस सूत्र को लिख सकते हो। यानी कि n यहाँ क्या है, n जो है वो आपका मोल है, जहां n क्या है, n है मोल, n क्या है, मोल है। m क्या है, m है अणुभार। फिर w क्या है, यहाँ स्मॉल w है, w क्या है, w जो है वो आपका भार है, क्या है, भार।
ठीक। तो अब आपको मोल अगर याद करना है, बहुत ही सरल तरीका है मोल को याद करने के लिए कि आपको सूत्र याद करना है। मोल जो है वो होता है भार बटे अणुभार। अब भार को हम W से लिखते हैं, मोल को हम N से लिखते हैं। मोल जो उसको कैसे लिखते हैं, N से लिखते हैं। अणुभार जो है उसको क्या किससे लिखते हैं भाई, M से लिखते हैं। ठीक है, अब हमें इस सूत्र को याद कर लो, परिभाषा आपकी तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे हम, भार और अणुभार, भार और अणुभार के अनुपात को क्या कहेंगे हम, मोल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। अब इसका अगर हमें कोई एक, हम आपसे एक सवाल कराएं, यानी हम आपको मोल अगर निकलवाएं तो कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इसको हम एक बार सब बच्चे जो इसको नोट कर ले, इसको रख करके फिर इसका जो है एक आध सवाल जो है वो हम लगवाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या क्या रखा है। हमारा सवाल क्या रखा है, 69 ग्राम सोडियम में कितने मोल होते हैं। 69 ग्राम सोडियम में कितने मोल होते हैं। हमको क्या करना है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है। क्या रखा है, 69 ग्राम। तो ये ग्राम में जो रखा है आपका 69 ग्राम, ये क्या आपका भार है, ये क्या है, भार है। 69 ग्राम जो दिया है वो क्या आपका भार है। तो यहाँ भार जो है, भार जो है W वो कितना दे रखा है, 69 ग्राम। कितना दे रखा है, 69 ग्राम। ठीक है, 69 ग्राम दे रखा है। अब अणुभार क्या होगा, अणुभार भी हमें देखना पड़ेगा। तो अणुभार किसका, सोडियम का, किसका, सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का अणुभार कितना होता है, सोडियम का अणुभार कितना होता है। ठीक है, तो सोडियम का अणुभार जो है वो होता है आपका 23। कितना होता है, 23। सोडियम का अणुभार कितना होता है, 23 होता है। अब हमको निकालना है मोल। क्या निकालना है, मोल निकालना है। तब लिखेंगे मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक है, अब भार कितना है, भार आपका कितना 69 है, अणुभार कितना आपका 23 है। तो 23 दिया कितना हो गया, 69। कितना आ गया, 3 आ गया है। कितना आ गया है, 3। ध्यान रखना है, जब भी आपको इस तरीके से मोल निकालना हो, सवाल दिया हो जिसमें ग्राम में जो भी आपका, ग्राम में जो किलोग्राम में कैसे भी दे रखा है उसको आपको ग्राम में चेंज करना है। और उसका जब हम मोल निकालेंगे तो भार जो भी दिया जाए यहाँ पर, ग्राम में किलोग्राम में जो भी है उसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका भार कहलाएगा W। ठीक है, अणुभार जो है वो आपका कहलाएगा M। क्या कहलाएगा, M। वो आपका कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। 23 जो है वो आपको पता होना चाहिए अणुभार जो है वो कितना है। ठीक है, अब मोल जो है, अब हम मोल निकालेंगे तो मोल क्या होता है, मोल जो है भार बटे अणुभार हम जानते हैं। तो भार कितना है, 69 है, अणुभार कितना 23 है, तो 23 दिया 69। सही बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। मोल जो निकालना है वो आपका बहुत सरल है। सही बच्चे जो है इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। अगला जो है हम आपको मोलरता जो है और मोलरता इसको कराएंगे। तो मोलरता और मोलरता ये लगभग पढ़ने में थोड़ा सेम है, तो इसको यहाँ कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, इसलिए मोलरता और मोलर को ध्यान से आपको समझना है। मोलरता और मोलरता को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, उसको नोट कर लो, आगे आपका चलिए आगे हम समझते हैं। आगे जो है वो आपका रहेगा मोलरता और मोलरता। ठीक है, इनको हम ध्यान से समझेंगे। ये है मोलरता, क्या है, मोलरता, ये है मोलरता। ठीक है, अब इसमें क्या है, मोलरता जो है वो आपका यहाँ पर जो दिया जाएगा आयतन, वो आपका या तो लीटर में होगा या मिलीलीटर में होगा। ठीक है, मोलरता में जो है वो आयतन या तो लीटर में दिया जाएगा या आपका मिलीलीटर में दिया जाएगा, और मोलरता जो है उसमें जो आयतन किलोग्राम में या ग्राम में दिया जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब इनकी परिभाषा जो है वो क्या है उसको हम समझते हैं। तो बिलियन में उपस्थित क्या है इसका, मोलरता का, मोलरता में क्या है, बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। बिलियन में उपस्थित, किसमें, बिलियन में उपस्थित, यानी कि सॉल्यूशन में जो उपस्थित आपके विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं और इसको समझते हैं। फिर हम चलो इसको समझ लेते तब लिखेंगे। अब मोलरता क्या है, तो इसमें विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, किसमें, विलायक में उपस्थित, इसमें विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अब आप समझ गए ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ क्या रखा है कि विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तब लिखेंगे हम इसको मोलरता को।
तो यहाँ लिखेंगे हम बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या क्या कहलाती है आपकी? मोलरता। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। इसको हम क्या करेंगे? इसको मतलब ये मोलरता, मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो कि जो मोलरता है उसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात आई मोलरता की। मोलरता की तो मोलरता क्या है? मोलरता हमने आपको बताया है कि विलायक में उपस्थित विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या। ये क्या हो जाएगा? विलायक में उपस्थित, किसमें? विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या। विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। इसे किससे लिखते हैं भाई? इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। समझ आ गया? नहीं आ गया? समझ में आ गया सभी को? बहुत सरल है। मोलरता क्या है भाई और मोलरता क्या है? आप इस तरीके से समझ लो कि यहाँ जो मोलरता है वो आपका किसमें, जो आपको मोलरता दे रखा होगा वो आपको किसमें दे रखा होगा? लीटर में। किसमें दे रखा होगा? लीटर में या मिलीलीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है मोलरता जो है वो आपका या तो किलोग्राम में, किसमें? या तो किलोग्राम में या किसमें? ग्राम में दिया होगा, या किसमें? ग्राम में जो है वो आपका दिया रहेगा। ठीक है, अब इनका जो है फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। इनका फॉर्मूला क्या है? तो भाई अगर हम कहें मोलरता की बात करें तो क्या हो जाएगा? मोलरता में हो जाएगा आपका विलय का मोल बटे विलयन का कुल आयतन। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, सूत्र लिख लेते हैं पहले इनका, तब समझाते हैं। पहले लिख ले इसको, मोलरता, सॉरी मोलरता, इससे इधर लिखेंगे हम मोलरता। ठीक, यहाँ मोलरता लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम मोलरता। इन दोनों का फॉर्मूला जो है हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? विलय, यहाँ हो जाएगा आपका विलय का मोल, विलय का मोल, विलय का मोल बटे विलायक का कुल द्रव्यमान, बटे विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान किससे लिखते हैं? द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? केजी। ठीक है, किलोग्राम होता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? विलय का मूल, जैसे वहां पर है वैसा ही बिल्कुल, तो विलय का मूल। अब यहाँ क्या होगा? इसके अपॉन में क्या होगा? ठीक है, इसमें इसके अपॉन में क्या होगा? अब लीटर है तो वो आयतन हो जाएगा। लीटर जो है वो वहाँ क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। तब यहाँ लिख देंगे हम विलयन का कुल आयतन। क्या लिख देंगे? विलयन, क्योंकि यहाँ विलयन की बात हो रही है, यहाँ किसकी? विलायक की बात हो रही है, तो विलयन का कुल आयतन। ठीक है, सूत्र को भी ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ जैसे हमने आपको परिभाषा यहाँ लिख दी, परिभाषा आपको याद करना है। परिभाषा ऐसे याद कर लिया कि आपको पता लग जाएगा। मोलरता जो है वो लीटर में होता है। मोलरता किसमें होता है? लीटर में। और लीटर जो है वो आयतन हम निकाल सकते हैं। देखो किसी भी बर्तन, कोई लीटर में कोई बर्तन है तो वो आयतन है उसका। जैसे हम कहें 1 लीटर का बर्तन है, यानी 1 लीटर उसमें जो है वो आपका दूध पानी जो भी आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका आयतन हो जाएगा। यानी 1 लीटर आयतन का कोई बर्तन है, 2 लीटर आयतन का बर्तन है। ठीक है, और अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है। इसलिए यहाँ क्या करेंगे? यहाँ ध्यान से सुनो, विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या,
इसमें विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलय का मोल। यहाँ ऊपर विलय का मूल ही आएगा, यहाँ भी देखो विलय का मूल आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ नीचे क्या आएगा? विलयन की बात हो रही है तो विलयन का कुल आएगा, विलयन का कुल आएगा, लीटर में दिया है इसमें। अब मोलरता में क्या हो जाएगा? विलय का मोल जैसा वैसा। अब यहाँ किलोग्राम में दिया है तो क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान। किलोग्राम किसका होता है? जो है द्रव्यमान का मात्रक होता है, तो जाएगा विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। सही बच्चे जो है इसको जल्दी से नोट करेंगे। इसका जो है आगे थोड़ा और करा दें, या इसको समझना चाहो तो यहाँ जैसे हम आपको बताएं, यहाँ इसका हम मात्रक अगर देखें, इसका हम मात्रक देखें तो ये हो जाएगा आपका मोल पर केजी। क्या हो जाएगा? मोल पर केजी हो जाएगा। अगर इसको और लिखना चाहो या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किलोग्राम को ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा ये मोल केजी इनवर्स। क्या हो जाएगा? मोल किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात की जाए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका मोल, सॉरी ये हो जाएगा आपका, इसका मात्रक की बात की जाए, इसकी मात्रक की बात की जाए, बहुत ही सरल तरीके से, कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है। अब ये क्या है आपका? मोल हो जाएगा, ये जाएगा मोल, ठीक है। अब यहाँ क्या? आयतन। आयतन किसमें भैया? यहाँ पर लीटर में है, तो यहाँ लिख देंगे हम लीटर। यहाँ किसमें था? किलोग्राम में था, तो क्या लिखा हमने? मोल। और द्रव्यमान यहाँ किलोग्राम में है तो यहाँ किलोग्राम, ऊपर ले गए तो इनवर्स हो गया, ठीक है। क्योंकि इस पर पावर कितनी होती है? 1 होती है। किसी भी संख्या पर पावर कितनी होती है? 1 है। अब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का। इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं, या मोल लीटर इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स। इस तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लो सही बच्चे। आगे जो है इसको हम, इसका जो है आगे वाला जो है और कराएंगे, तो इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। आगे जो है वो होगा आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का क्या मतलब है? वाष्प दाब मतलब जो भाप के कारण जो दाब, जो प्रेशर उत्पन्न होता है वो। अवनमन मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या है? कमी। ध्यान सुनना, अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। अगर हम आपसे कहें वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तब आप क्या कहोगे? यदि किसी विलायक में एक ऐसा पदार्थ डाल दिया जाए, यानी अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाए। ध्यान सुनना, यदि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाए तो उसका जो वाष्प दाब है उसमें कमी आ जाती है। वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ध्यान सुनना, यदि किसी वाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में डाल दिया जाए या घोल दिया जाए, तब उसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी। ऐसे आप समझ लो। अब अवाष्पशील पदार्थ क्या है? आप विलायक तो समझ रहे हो। विलायक क्या होता है? जैसे हम पानी मान लिया, अब पानी जो है किसी टेम्परेचर से जैसे उबल रहा है, मान लिया कि जैसे कोई एक टेम्परेचर पर उबल रहा है, अगर उसमें आपको एक अवाष्पशील पदार्थ मतलब जो गर्म करने पर वाष्प में ना बदले, तो जैसे हमने मान लिया कि मैंने उसमें नमक डाल दिया, क्या डाल दिया? नमक हमने उसमें डाल दिया, तब क्या हो जाएगा? उसका जो प्रेशर जो है, प्रेशर में कैसी हो जाएगी? कमी। यानी कि वाष्प दाब में, यानी वाष्प के कारण जो दाब है उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। तो इसको हम लिखते हैं, क्या कहेंगे? देखो, यदि किसी विलयन में, यदि किसी विलायक में, विलायक माने मान लिया पानी, विलायक माने क्या मान लिया? जैसे पानी मान लिया। यदि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं, अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील क्या है? अवाष्पशील मतलब जैसे हमने नमक मान लिया, ठीक है। अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर या घोलने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में क्या आ जाती है?
कमी आ जाती है। ये कमी ही जो क्या कहलाती है, अवनमन कहलाता है। ठीक है, वाष्प दाब में कमी जो है वो वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। ठीक है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे वाष्प दाब का, जैसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, क्या है, यदि किसी विलायक यानी पानी में अगर कोई पानी किसी भी एक टेम्परेचर पर जो है वाष्प में जो प्रेशर बना रहा है, वाष्प द्वारा प्रेशर बना रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई हम एक अवाष्पशील पदार्थ डाल देंगे तो उसके प्रेशर में जो है वो कमी आ जाएगी। ठीक है, उसका जो वाष्प दाब है उसमें क्या हो जाएगी, अवनमन हो जाएगा, यानी कि उसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। इस कमी को ही हम अवनमन कहते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अब इसका सूत्र क्या होता है भैया, P0 माइनस के PS बटे P0, क्या आपने सुना होगा। ठीक है, P0 माइनस के PS बटे P0, ये राउल्ट का नियम जो है उसमें हमने लिखाया है। अब P0 क्या है, P0 जैसे मान लिया ये शुद्ध जो आपका है, इसको मान लिया हमने शुद्ध द्रव मान लिया। जैसे अगर शुद्ध द्रव था, ऑलरेडी पहले जो है शुद्ध द्रव था, माने कोई एक पानी जो था वो शुद्ध था। ठीक है, तो ये हो गया शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। एस क्या है, एस जो है वो आपका, जब हमने इसमें जो है, जब हमने क्या मिला दिया, जब हमने अवाष्पशील जो है पदार्थ मिला दिया तब जो है दाब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर जो है वो दाब। ठीक है, क्या हो जाएगा, या हम कह सकते हैं विलायक का वाष्प दाब, ऐसे कह सकते हैं, सॉरी इसको हम कह सकते हैं विलायक का वाष्प दाब भी कह सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं विलायक का वाष्प दाब। ये ध्यान रखना है कि अब हमने जो है क्या कर दिया है, इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ जो है वो मिला दिया है। ठीक है, ये जो है इनका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, वो आपका मोल अंश कहलाता है। क्या कहलाता है, मोल अंश। मोल अंश लिखाया था, तो इसको क्या कहेंगे, मोल अंश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मोल अंश। PS माइनस PS बटे P0 इक्वल टू S, यानी P0 माइनस PS, यानी हम कैसे कह दें आपको कि भैया ये जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है, माने वाष्प दाब में कमी और बटे जो आपका शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। समझ में आ गया, नहीं आ गया? बहुत सरल है, समझ में आ गया, नहीं आ गया? ये हो गया आपका मोल अंश, मोल अंश। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो, आगे जो है कराएं, जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अभी हमने अवनमन पढ़ा था। अवनमन क्या होता है, कमी, और उन्नयन जो होता है वो होता है वृद्धि। उन्नयन क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, क्वथनांक माने क्या होता है, उबलना। क्या होता है, उबलना। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें क्वथनांक में वृद्धि, यानी जो जिस टेम्परेचर पर कोई, जैसे कोई विलायक किसी पहले टेम्परेचर पर उबल रहा था, पहले कोई टेम्परेचर पर, अगर उसमें हम ऐसी कोई चीज़ डाल दें जिससे उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाए, यानी कि टेम्परेचर अब आपको ज़्यादा चाहिए उसको उबालने के लिए। ठीक है, पहले के मुताबिक आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उस विलायक को उबालने के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। अब ये है होता क्या है, तो यदि किसी विलायक में, अभी जो हमने पीछे पढ़ा था उसी से आपको वैसे ही करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि भैया किसी भी विलायक में यदि हम एक अवाष्पशील पदार्थ घोल दें तब उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, तब उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और इसके कारण जो है उसका जो क्वथनांक है
वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी कारण उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब जो बढ़ा हुआ जो क्वथनांक है इसे ही हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, ठीक है। इसको हम डेल्टा टीवी से लिखते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं, डेल्टा टीवी से लिखते हैं, ठीक है। टीवी मतलब जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा मतलब अब आपको या तो वृद्धि हुई है या कैसी हुई है, यानी कि यहाँ पर जो है बदलाव हुआ है। डेल्टा माने क्या है, टेम्परेचर में बदलाव हो जाएगा। बॉइलिंग टेम्परेचर में जो बदलाव होगा, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर का जो बदलाव था पहले के मुताबिक जो बदलाव होगा वही क्या कहलाएगा, क्वथनांक का उन्नयन कहलाएगा। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो किसी विलायक, ठीक है, किसी विलायक में यदि अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाए, अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाए तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, वाष्प दाब घट जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण जो है आपका जो क्वथनांक है, जिसके कारण जो विलायक का क्वथनांक जो है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जिसके कारण विलयन का जो आपका विलायक का क्वथनांक है या विलयन का जो क्वथनांक है, अब जो आपका विलयन तो विलायक तो रहा नहीं, विलायक नहीं रहा। क्यों नहीं रहा विलायक, क्योंकि विलायक में हमने क्या मिला दिया है, कोई अवाष्पशील यानी कोई भी पदार्थ मिला दिया है। अगर कोई पदार्थ मिला दिया है तब अब ये विलायक ना रह के क्या हो गया सॉरी विलयन हो गया। क्या हो गया, विलयन। तब क्या कहेंगे, इसके कारण जो विलयन है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो क्वथनांक में वृद्धि है, जो क्वथनांक में सही से लिख दो थोड़ा, क्वथनांक में जो वृद्धि है, क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है, वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। इसको आप घर पर कर सकते हो। जैसे मान लिया आपको घर पे एक काम क्या करना है, आपको जैसे पानी लेना है, यानी एक शुद्ध विलायक लेना है और शुद्ध विलायक को कोई टेम्परेचर जो है उस पर आपको गर्म करना है। कोई जैसे आपका गैस है उसका पूरा जो है रेगुलेटर खोल के आपको कोई ऐसे 1 लीटर पानी ले लिया, उसको आपको गर्म करना है, ठीक है, और उसका टाइम जो है नोट कर लेना है। अब उसमें नमक डाल के जब उसको गर्म करोगे तो टेम्परेचर जो है जो क्वथनांक होने में यानी कि उबलने में जो है वो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें हमने नमक जो है यानी अवाष्पशील पदार्थ जो है वो क्या कर दिया है, मिला दिया है। तो यदि हम किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो वाष्प दाब उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। वाष्प दाब क्या हो जाता है, या वाष्प दाब में कमी आ जाती है, घट जाता है। इसके कारण विलायक का क्वथनांक जो है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए क्वथनांक को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। फिर इसका फॉर्मूला क्या है, तो भाई डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा आपका केबी इंटू डब्लू इंटू आपका 100 अपॉन कितना, डब्लू इंटू एम। अब ये है क्या, ये तो आपका हो गया क्वथनांक का उन्नयन जो डेल्टा टीवी है वो। फिर केबी क्या है, जहाँ केबी आपका क्या रहेगा, तो केबी जो है वो रहेगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या रहेगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये आपको नहीं पता होंगे तो आप जो है डेरिवेशन, आपका जो है आंकिक प्रश्न जो है न्यूमेरिकल वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। फिर डब्लू क्या है, ये डब्लू जो है वो है विलेय का भार। क्या है, विलेय का भार,
W क्या है, विलेय का भार। फिर ये बड़ा जो W है, कैपिटल W है, वो क्या है, वो है विलायक का भार। वो किसका है, विलायक का भार। ये हो गया विलायक का भार। अब M क्या है फिर इसमें, M वो विलेय का अणुभार है। क्या है, विलेय का अणुभार। क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वथनांक का उन्नयन। तो आज का वीडियो जो है यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं सभी बच्चों को जो है अच्छे से समझ में आया।